तो हम लोग अनुच्छेद 101 पे बात कर रहे थे। 101 ये बता रहा था कि कब कब व्यक्ति संसद के जो दोनों सदन है उनका सदस्य चुन लिए जाने के बाद भी संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य जिसका वो चुना गया है उसका सदस्य नहीं रह जाएगा। तो सारी बातें वही थी और सारी बातों में एक बात निकल कर आई थी कि 101 सब सेक्शन 3 कह रहा था कि अगर वो 102 जो अनुच्छेद है उसके खंड 1 या खंड 2 में जो निर्योग्यताएं वर्णित उनमें से किसी निर्योग्यता से ग्रसित हो जाता है तो भी वो संसद का सदस्य होने के अयोग्य हो जाएगा। तो अब देखना ये कि 102 का खंड 1 और खंड 2 ये क्या कहता है। लेकिन इसी के साथ एक बात और ध्यान में रखनी है, वो अनुच्छेद 103 है, उसे भी ध्यान में रखना है। और अनुच्छेद 103 कहेगा कि अगर संसद का कोई सदस्य है ये किसी निर्योग्यता से ग्रसित हो गया तो राष्ट्रपति इलेक्शन कमीशन की राय पर उस सदस्य को संसद की सदस्यता के अयोग्य घोषित कर देंगे और फिर वो संसद का सदस्य नहीं रह जाएगा। और सेम प्रोविजन आपका राज्यों की विधायिकाओं के सदस्यों के संबंध में बनाएगा। वो प्रोविजन 190 यानी 101 की जगह आप 190 हो जाएगा और आपका 102 की जगह 191 ये हो जाएगा। इस ढंग से वहां भी प्रोविजन है और यहां भी प्रोविजन है। तो दो प्रकार की निर्योग्यताओं की बात हुई है, एक जो 102 के अंतर्गत बताई गई है और दूसरी जो 103 में। तो दोनों के बीच फर्क क्या है? सबसे पहले यहां से बात शुरू होनी चाहिए। 101 सब सेक्शन 3 ये कहता है कि 102 के खंड 1 या खंड 2 में जो निर्योग्यताएं वर्णित है उनमें से कोई एक निर्योग्यता अगर किसी संसद के सदस्य में मौजूद है तो वो संसद का सदस्य होने के अयोग्य होगा। और 103 कहता है कि संसद का कोई सदस्य निर्योग्यता से ग्रसित हो गया। इसका मतलब यह हो गया कि 102 उन निर्योग्यताओं की बात कर रहा है जो व्यक्ति में उसी क्षण मौजूद थी जबकि वो संसद के सदस्य होने के लिए चुनाव लड़ने जा रहा था, उसी समय उसमें वो निर्योग्यता मौजूद थी। अगर ऐसी दशा है तो 102 लागू होगा और अगर 102 लागू हुआ तो न्यायालय की प्रक्रिया से संबंधित व्यक्ति का चुनाव शून्य घोषित कराया जाएगा, तब वो संसद का सदस्य नहीं रहेगा। लेकिन संसद का सदस्य वो चुन लिया गया और फिर उसमें कोई निर्योग्यता ये उत्पन्न हो गई, तब स्थिति ये बनेगी कि राष्ट्रपति और अगर राज्यों की विधायिका का मामला है तो राज्यपाल। ये इलेक्शन कमीशन की राय, इसके मुताबिक उस व्यक्ति को संसद की या विधानसभा की सदस्यता के अयोग्य घोषित करेंगे। तो पहला अंतर जो 102 और 103 के बीच निकल आता है, दोनों निर्योग्यताओं की बात करेंगे। और जब आप इन्हें पढ़ना शुरू करते हैं तो काफी मिसकंसेप्शन इसी पॉइंट पर होता है कि आखिर 102 जिस निर्योग्यता की बात कर रहा है वो निर्योग्यता अगर व्यक्ति में उत्पन्न हुई तो चुनाव के शून्य हो जाने की प्रक्रिया ये क्या होगी। और 103 वे वर्णित निर्योग्यता अगर व्यक्ति में उत्पन्न हुई है तो फिर व्यक्ति का चुनाव शून्य घोषित करने की प्रक्रिया क्या होगी। 103 तो स्वयं बता रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव आयोग की राय ये लेंगे और संबंधित व्यक्ति को निर्योग्य घोषित कर देंगे। लेकिन
102 पढ़ने पर यह मिसकॉन्सेप्शन ज्यादा बढ़ता है। और व्यवहार में आप ये देखते हैं कि साहब जो है विभिन्न चुनावों को चुनौती दी जाती है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में, और 103 में आप पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति इलेक्शन कमीशन की राय पर संबंधित व्यक्ति के चुनाव को शून्य घोषित करेंगे। अब आप कंफ्यूज होना शुरू होते हैं कि अगर न्यायालय के समक्ष पिटीशन फाइल की गई है तो क्या वो गलत है, क्योंकि लिखा तो ये है कि राष्ट्रपति इलेक्शन कमीशन की राय पर संबंधित व्यक्ति के चुनाव को अयोग्य और संबंधित व्यक्ति के चुनाव को शून्य ये घोषित करेंगे। लेकिन दोनों बातें सही हैं और दोनों डिफरेंट क्षेत्रों में लागू होती हैं। तो आप देखेंगे 102 सबसेक्शन 1 कहता है कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरहर्कित होगा। काहे के लिए? संसद का सदस्य हो जाने के लिए। इसका तो भाषा एकदम क्लियर है। भाषा यहां पर सजेस्ट कर रही है कि संसद का सदस्य होने के लिए निरहर्कित होगा। इसका मतलब यह है कि अगर आप में ये निर्योग्यताएं मौजूद हैं जो 102 के खंड 1 में वर्णित हो रही तो यू आर नॉट एलिजिबल एंड इट इज योर मॉरल ड्यूटी दैट यू शुड नॉट कॉन्टेस्ट द इलेक्शन फॉर द पार्लियामेंट। लेकिन मॉरल ड्यूटीज तो आपकी बहुत सारी हैं। आप कोई मॉरल ड्यूटी अगर उसका निर्वाह कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, और नहीं कर रहे उसी के लिए तो कानून होता है। तो यहां वो कहता है कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य होने के लिए निरहर्कित होगा, मीनिंग देयर बाय जिस क्षण वो संसद का सदस्य होने के नॉमिनेशन पेपर फाइल कर रहा है ये निर्योग्यताएं उसी क्षण उसमें नहीं होनी चाहिए। और अगर इनमें से एक भी है तो उस व्यक्ति को संसद के सदस्य होने के लिए अपना नॉमिनेशन फाइल नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कर दिया, यूं तो आदमी को कत्ल भी नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कत्ल कर दिया तो फिर एक पूरी प्रक्रिया है, उससे इस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। तो ऐसे ही अनुच्छेद 101 वो अपने सबसेक्शन 3 में ये कह रहा है कि 102 के खंड 1 की निर्योग्यताएं आप में नहीं होनी चाहिए। अगर आप ठीक आदमी हैं तो आप चुनाव लड़ेंगे ही नहीं। अगर 102 इसका खंड 1 के अंतर्गत आप निर्योग्य हैं और अगर फिर भी लड़ेंगे तो उसके लिए डिस्प्यूट रिजॉल्विंग सिस्टम अदालत की प्रक्रिया ये शुरू होगी और आपको निर्योग्य घोषित किया जाएगा। 102 खंड 1 देखें किन किन निर्योग्यताओं की बात कर रहा है। कहता है यदि वह भारत सरकार के या किसी राज्य के सरकार के अधीन ऐसे पद को छोड़कर जिसको धारण करने वाला निरहर्कित न होना संसद ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई लाभ का पद धारण करता है। तो पहली चीज जो 102 खंड 1 में कही है वो उन्होंने कहा कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन आपको धारण नहीं करना चाहिए। और अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आप होल्ड करते हैं तो यू आर नॉट एलिजिबल टू contest the election for the houses of parliament। अब सवाल ये पैदा होता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है क्या, क्योंकि उन्होंने लाभ का पद सिर्फ इतना ही कहा। लाभ का पद किसे कहेंगे किसे नहीं कहेंगे ऐसा कुछ कहा नहीं। और जब भी कानून के निर्वचन का सवाल खड़ा होगा तो न्यायालय इसके द्वारा किया गया निर्वचन यही अधिकृत माना जाएगा। तो लाभ का पद ये किस पद को कहें, क्योंकि प्रत्येक पद लाभ का पद ये हो जरूरी नहीं है। कोई व्यक्ति किसी हैसियत में काम कर रहा है तो वो हैसियत पद की हो ये भी जरूरी नहीं। और यहां पर लाभ का पद इस शब्द को कतई डिफाइन नहीं किया।
कॉन्स्टिट्यूशन इसकी अधिकृत व्याख्या करने का हक उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को। और लाभ का पद आप धारणा नहीं करेंगे राज्यों की विधायिका के सदस्य होने के लिए, ये भी वहां पर अनुच्छेद 191 जब पहुंचेंगे हम लोग देखेंगे, वहां भी लिखा है। तो अधिकतर जो मामले पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जिसमें लाभ के पद की व्याख्या हुई है, वो राज्यों की विधायिकाओं से संबंधित मामले हैं, लेकिन फिर भी उनमें जो सिद्धांत प्रतिपादित हुए वे सिद्धांत अनुच्छेद 102 के संबंधों में भी उतने ही समझने और लागू करने योग्य हैं जितने वे राज्यों की विधायिकाओं के संबंध में हैं, क्योंकि लाभ का पद वहां भी डिफाइन किया है। तो लाभ का पद, सबसे पहली बात, जिस पद पर व्यक्ति को होना चाहिए, जिस पद पर होने के कारण से आप उसको संसद के किसी सदन का सदस्य होने के लिए रोक रहे हैं, सबसे पहली चीज वो पद होना चाहिए। और पद हैसियत से डिफरेंट है, हैसियत और पद इसमें अंतर है। अगर पद इसे आप धारण कर रहे हो तो इसका मतलब यह है कि पद व्यक्तित्व से स्वतंत्र है। जो व्यक्ति है वो भले ही समाप्त हो जाए लेकिन उसके बाद भी वो जिस पद पर है वह पद बना रहेगा। पद व्यक्तित्व से स्वतंत्र होता है, उसका पद व्यक्तित्व से कोई जुड़ाव ये नहीं होता। व्यक्ति ये परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं है, लेकिन पद स्थायी रहता है और पद पर कोई ना कोई रहेगा। तो सबसे पहली चीज पद होना चाहिए जो व्यक्तित्व से स्वतंत्र हो। जैसे हमने आपसे कहा कि जिलाधिकारी शाहजहांपुर ये हमेशा होंगे। जिलाधिकारी शाहजहांपुर जो इस समय है, ये कुछ क्षण बाद जिलाधिकारी या कुछ समय बाद या कुछ महीनों या सालों के बाद जिलाधिकारी शाहजहांपुर नहीं होंगे, लेकिन जिलाधिकारी शाहजहांपुर न हो ऐसी दशा नहीं आएगी। तो जिलाधिकारी शाहजहांपुर एक पद है। तो सबसे पहले कहता लाभ का पद, व्यक्ति जिस पद पर होने के कारण संसद की सदस्यता के अयोग्य घोषित किया जा रहा है उसे पद होना चाहिए। अगर किसी ने सरकार से वकील के तौर पर कोई इंगेजमेंट कर रखा है और कोई सरकार की ओर से किसी न्यायालय में मुकदमा लड़ रहा है तो वो लाभ के पद पर नहीं है, यद्यपि उसे लाभ मिल रहा है, लेकिन चूंकि वो पद पर नहीं है इसलिए लाभ के पद पर वो है और संसद का सदस्य होने के अयोग्य हो गया है। ये बात बिल्कुल नहीं कही जा सकती। किसी ने किसी चीज का कोई लाइसेंस गवर्नमेंट से ले रखा है तो लाइसेंस सिर्फ अनुज्ञा है। हम लोगों ने जब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ा था तो बात हुई थी। हालांकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो लाइसेंस की बात हुई थी वो लाइसेंस अचल संपत्ति के संबंध में था और वो लाइसेंस कहां दिया जाता था? इंडियन ईजमेंट एक्ट की सेक्शन 52 था, उसमें लाइसेंस वो मिलता रहा। लेकिन उसी प्रकार के लाइसेंस विभिन्न अधिनियमों में मिलते हैं और अधिनियम चाहे कोई हो, अगर उसमें कोई लाइसेंस दिया जा रहा है तो लाइसेंस की एक परिभाषा, एक डेफिनेशन सर्वमान्य ये उभर कर आती है। और वो सर्वमान्य डेफिनेशन क्या है कि लाइसेंस एक ऐसी अनुज्ञा है, लाइसेंस एक ऐसी परमिशन है जिसके आधार पर उस काम को करना वैध हो जाता है जिस काम को किया जाना उस परमिशन के अभाव में अवैध होता है। यही लाइसेंस की परमिशन है, यही लाइसेंस की डेफिनेशन है। आपके घर में कोई प्रवेश करे तो उसका ये प्रवेश अतिचार कहलाएगा और कुछ परिस्थितियों के जुड़ जाने की दशा में आपराधिक अतिचार कहलाएगा और आप हो सकता दंड के भागी ये भी हो जाए। लेकिन आपकी अनुमति से अगर कोई प्रवेश कर रहा है तो यद्यपि वो आपके घर में किसी प्रकार के हित को धारण करेगा ये बात नहीं है।
वो घर में रह नहीं सकता, घर का मनचाहा उपभोग नहीं कर सकता। लेकिन इसके बाद भी अगर वो घर में प्रवेश कर रहा है तो उसके प्रवेश को अवैध नहीं कहा जा सकता, और प्रवेश के कारण से वो किसी विधिक दायित्व के अधीन आ जाए, ऐसी दशा नहीं होगी। और ऐसे प्रवेश की अनुज्ञा आप रोज अपने दैनंदिन जीवन में विभिन्न लोगों को देते हैं। गैस का सिलेंडर लेकर आया, आप घर की पुताई करा रहे हैं, तो जो पुताई करने आया है वो किसी भी प्रकार के हक का, किसी प्रकार के हित का आपके घर में क्लेम नहीं करता, लेकिन फिर भी वो आपकी अनुमति से घर के अंदर प्रवेश कर रहा है, इसलिए वो अनुज्ञाधारी है, और इस अनुज्ञा को किसी भी क्षण समाप्त किया जा सकता है। यह अनुज्ञा सशुल्क हो सकती है, यह अनुज्ञा निःशुल्क हो सकती है। अनुज्ञा प्राप्त व्यक्ति को वो जो काम करेगा उसके बदले कुछ दिया जा सकता है, लेकिन जहां तक अनुज्ञा अर्थात लाइसेंस का संबंध है, यह एक परमिशन है जो उस काम को किया जाना वैध बना देती है जिस काम को इस परमिशन के अभाव में किया जाना अवैध होता है। कोई घर में जबरदस्ती घुस के पुताई करना शुरू करते हैं तो यह काम अवैध होगा, लेकिन आपकी अनुमति से तो यह कहा जाएगा वो आपका लाइसेंसी है। तो लाइसेंसी होना आपकी ऐसी दशा को दर्शित करता है जिसमें आप किसी काम को करने के लिए अधिकृत कर दिए जाते हैं, और काम की प्रकृति और नेचर ऐसा होता है कि अगर उसको करने की अनुमति यह आपको न मिली हो तो वो काम अवैध माना जाएगा। इसी को लाइसेंस कहा जाता है। यह लाइसेंस विभिन्न वस्तुओं के संबंध में हो सकता है, और उन वस्तुओं की प्रकृति के मुताबिक ये विभिन्न अधिनियमों में दिया जाता है। आर्म्स लाइसेंस हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो लाइसेंस के अभाव में, तो आपकी ड्राइविंग का जो कृत्य है यह अवैध माना जाएगा। डीएल के माध्यम से एक अनुज्ञा मिल गई आपको, नाउ यू कैन ड्राइव। तो एक मोटी मोटी बात कि लाइसेंस एक अनुज्ञा है जिसके आधार पर किसी काम का किया जाना वैध हो जाता है। तो अगर किसी ने गवर्नमेंट से कोई लाइसेंस ले रखा है तो इसके कारण वो पद धारण करता है गवर्नमेंट से, ये नहीं कहा जाएगा। विभिन्न प्रकार के लाइसेंस गवर्नमेंट देती है। स्टैंप बेचने का लाइसेंस है, बस चलाने का लाइसेंस है। देयर आर सो मेनी लाइसेंसेस जो गवर्नमेंट द्वारा जारी किए जाते हैं, लेकिन इन्हें प्राप्त करने वाला व्यक्ति गवर्नमेंट के अधीन कोई पद धारण कर रहा है, चाहे राज्य सरकार के अधीन, चाहे केंद्र सरकार के अधीन। यह माना ही नहीं जा सकता। यह माना जाएगा कि वो कोई पद धारण नहीं करता, और अगर पद धारण भी कर रहा है लेकिन पद लाभ का नहीं है। ऑनरेरी बहुत सारे पद धारण किए जाते हैं व्यक्ति के द्वारा। अगर हम किसी की जरूरतें ये पूरी कर रहे हैं, अर्थात वो किसी पद पर है और उस पद से संबंधित कर्तव्यों को करने के लिए उसे किसी विशेष स्थान पर जाना पड़ता है, या उस पद से संबंधित कृत्यों को करने के लिए उसे कुछ खर्च करना पड़ता है, और गवर्नमेंट के द्वारा सिर्फ उस खर्च की आपूर्ति की जा रही है, तो भी उसे कोई लाभ हो रहा है, यह नहीं कहा जा सकता। नो डाउट वो गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया पद धारण कर रहा है, ऐसे पद को धारण कर रहा है जिसके बारे में यह कहा जा सकता है गवर्नमेंट के अधीन है। गवर्नमेंट के अधीन होना यह भी शर्त है। व्यक्ति पद पर है, पद से जुड़े लाभ यह भी ले रहा है। लाभ का मतलब यह हुआ कि उस पद से जुड़े हुए कृत्यों को संपादित करने के लिए जितना धन वो खर्च कर रहा है उससे अधिक उसे मिल रहा है, तभी वो लाभ की श्रेणी में आएगा। और अदरवाइज वो कंपनसेशन, प्रतिकर, क्षतिपूर्ति इस श्रेणी में आएगा।
कानून शब्दों की इंजीनियरिंग है। कानून में प्रत्येक शब्द का अर्थ जानने की कोशिश ये जरूर होनी चाहिए, और अर्थ निश्चित नहीं होता। जिस संदर्भ में शब्द का प्रयोग होता है उस संदर्भ में शब्द का अर्थ निकल कर आता है। विद्वान ये भी कहते हैं कि सारे धर्म ग्रंथ इसीलिए आपके द्वारा गलत समझ लिए गए, क्योंकि सारे धर्म ग्रंथ सुने गए, सुनकर लिखे गए। अगर वेद के बारे में बात करें तो कहते ईश्वर की वाणी है, लेकिन जिसने सुनी उसने लिखी। यद्यपि सुनने वाले पर हमारा ये विश्वास है कि उसने बिल्कुल सही सुना और बिल्कुल सही लिखा, लेकिन सुनने वाले के संबंध में जो हमारा वैयक्तिक अनुभव है, वो वैयक्तिक अनुभव यह है कि कहा कुछ भी जाए, सुनने वाला उसे अपने हिसाब से समझ लेता है और उस बात को अपने हिसाब से बताता है। इसलिए कोई जरूरी नहीं कि जो कुछ धर्म ग्रंथों में, और सारे धर्म ग्रंथ, सारे, कोई हो, कोई किताब जिसके आसमानी होने का दावा किया गया है, सुनी गई है किसी के द्वारा, और जिसके द्वारा सुनी गई उसने बताया कि दिस इज द मैसेज। तो जो कुछ कहा गया है वो उसने अपने हिसाब से समझा है, और उसने जिसको बताया वो तो कोई और ही है, वो तो उसके समान भी क्षमतावान नहीं है जिसने सुना था, जिसने ओरिजिनली सुना, जिसने ओरिजिनल सुना, ये व्यक्ति तो उसके समान भी नहीं है। अब ये बताएगा और ये सुनेंगे, और जब ये सुनेंगे तो ये अपनी समझ से बताएंगे, अपनी समझ से लिखेंगे, और जो कुछ लिखेंगे जरूरी नहीं है ये ठीक वही हो जो कहा गया था, क्योंकि दैनंदिन अनुभव इसके विपरीत है। और दिस इज द रीजन व्हाई वी हैव डिक्लेयर्ड द हियरस एविडेंस एज अ इनएडमिसेबल एविडेंस। हमने अनुश्रुत साक्ष्य को इसीलिए साक्ष्य की श्रेणी से बाहर किया, क्योंकि अनुश्रुत सुना सुनाया है, आपने होते नहीं देखा था, आपने तथ्य का ज्ञान अपनी ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त नहीं किया था। आप जो कुछ बता रहे हैं वो किसी और के द्वारा अनुभूत ज्ञान है, और जो उसका अनुभव था उसने आपको बताया, आपने अपनी समझ से सुना है। अब आप यहां बता रहे हैं तो इसमें आपकी समझ की मिलावट है। यद्यपि वो व्यक्ति जिसने स्वयं अनुभव किया था वो भी बताता तो भी अपने मनोभाव मिला लेता है, वो भी अशुद्ध होता, लेकिन वो अशुद्धता आपकी तुलना में कम होती है, और उस अशुद्धता को स्वीकार करना हमारी मजबूरी है, क्योंकि जसाद आमनी प्रेजेंट नहीं हो सकते। ठीक है, तो वो तो हमारी मजबूरी है, लेकिन ये तो मजबूरी नहीं हो सकती। इसीलिए अनुश्रुत साक्ष्य को साक्ष्य की श्रेणी से बाहर कर दिया। तो लाइसेंस ये लाभ की पद धारण करने की स्थिति में नहीं है। आपको लाभ का पद यह धारण करना चाहिए। लाभ का मतलब यह हुआ है कि जो कुछ आप खर्च कर रहे हो उससे अधिक मिल रहा है आपको। अगर उतना ही मिल रहा है जितना खर्च कर रहे हो किसी काम को करने में, तो प्रतिपूर्ति है, आपूर्ति है, क्षतिपूर्ति है, प्रतिकर है, कुछ भी कहिए, लाभ नहीं है।
और कानून में जो लिखा है उसे ठीक वैसा ही लागू करते हैं, क्योंकि कानून में लाभ का पद जो सरकार के अधीन धारण कर रहा है उसे संसद का सदस्य होने के लिए जो रोका है, उस रोकने के अपने कारण है। उसे रोकने के कारण यह कि अगर यह व्यक्ति जो सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करता है यह संसद में बैठेगा तो संसद की जो प्राइमरी ड्यूटीज हैं उन ड्यूटीज का निर्वाह ये ठीक से नहीं करेगा। संसद की ड्यूटीज क्या है आगे देखेंगे हम लोग। उसकी प्रमुख ड्यूटीज में सरकार के द्वारा जो कामकाज किया जाता है उस पर नियंत्रण बनाए रखना यह भी है, इसके अलावा भी है, लेकिन यह भी है। और जब आप सरकार से ही लाभान्वित हो रहे होंगे, जब आप सरकार के अधीन लाभ के पद पर होंगे, तो आपकी स्थिति आपको ये अनुमति नहीं देगी कि आप सरकार के कार्यों पर प्रॉपर नियंत्रण स्थापित करने में सहयोग दें और प्रॉपर नियंत्रण स्थापित करें। तो आपके कर्तव्य और आपकी स्थिति इसके बीच संघर्ष पैदा होगा। तो आपकी स्थिति और आपका कर्तव्य परस्पर विरोध की स्थिति में ना आए, क्योंकि यह भी अनुभव है। जब जब आपका कर्तव्य और आपकी स्थिति, यानी स्थिति से तात्पर्य यह है हित, आपका हित, जब जब आपका हित, स्थिति जिस दशा के लिए हम शब्द प्रयोग कर रहे हैं वो दशा आपके लाभ की है, आपके हित की है। जब भी आपका हित और आपका कर्तव्य ये संघर्ष की दशा में आता है, आप अपने हित की ओर झुकते हैं, क्योंकि आप आदमी हैं। और जब हित और कर्तव्य इसमें संघर्ष की स्थिति में व्यक्ति कर्तव्य की ओर झुकता है तो वो आदमी नहीं होता, वो महामानव होता है। उसी को महामानव कहा जाता है। जो हित और कर्तव्य है इसमें संघर्ष की दशा में सदैव कर्तव्य की ओर, ठीक है, चुनाव ये करता है, वही महामानव। इवन वो शास्त्रोक्त व्याख्याएं अपने पक्ष में नहीं करता। किताब भले ही उसके फेवर में हो, लेकिन फिर भी वो किताब का सहारा अपने हित के लिए नहीं लेता। ऐसा बताया जाता है कि जब पांडव अज्ञातवास में चले गए तो 13 दिन बीतने पर युधिष्ठिर के भाइयों ने यह कहा कि हस्तिनापुर पर आक्रमण करो, क्योंकि शास्त्र यह कहता है, किताब यह कहती है कि अगर असामान्य परिस्थितियां हो तो 13 दिन में 13 वर्ष पूरे माने जा सकते हैं। तो युधिष्ठिर ने कहा कि किताब जिन परिस्थितियों में 13 दिन 13 वर्ष के तुल्य मान लेने की बात करती है, ये वो स्थिति नहीं है। तो किताब उनके फेवर में थी, फिर भी उन्होंने अपने कर्तव्य का चयन किया। तो हित और कर्तव्य इसके बीच संघर्ष की दिशा में अगर कोई व्यक्ति कर्तव्य को चुनता है तो वो महामानव है। और महामानव सब नहीं हो सकते, क्योंकि अगर महामानव सब हो जाए तो निजाम बनाने की कोई जरूरत है ही नहीं। अगर लाकियन थ्योरी की बात करें तो लाक तो कहता है कि जब प्रारंभिक अवस्था थी तो मनुष्य बड़ा सुखी था, उसे कोई दुख नहीं था, सब बड़ी संपन्नता और प्रसन्नता की स्थिति में थे। लेकिन यह संपन्नता और प्रसन्नता किस क्षण भंग हो जाएगी, इसी का डर था। इसके मतलब संपन्नता और प्रसन्नता के रहते हुए भी बुरे आदमी थे। लाख बुरे आदमी की कल्पना कर रहा है, क्योंकि जब सब संपन्न और प्रसन्न थे तो बुरा आदमी भी संपन्न और प्रसन्न था, ये मानना होगा। और जब सब संपन्न और प्रसन्न थे तो बुरे आदमी को दूसरों की संपन्नता में खलल डालने के लिए बुरे आदमी होने के सिवा कोई और प्रेरणा प्राप्त ही नहीं थी। वो चूंकि बुरा आदमी था मन से, इसीलिए वो दूसरों की संपन्नता में खलल डालेगा। अन्यथा जब सब कुछ आपको उपलब्ध है, आप चोरी क्यों करेंगे? इसका मतलब बेसिकली आप चोर हैं, तभी तो करेंगे।
स्वभावता आप चोर है तभी तो करेंगे, अन्यथा जब सब कुछ उपलब्ध है कोई आवश्यकता नहीं, आप चोरी क्यों करेंगे? इसका मतलब लॉक ये कहना चाहता है कि उस समय भी बुरा आदमी था, इसीलिए तो डर है। और इस बुरे आदमी के सप्रेशन के लिए सारा निजाम बना। इसका मतलब सब अच्छे होंगे, ये जरूरी नहीं है, बुरे भी होंगे, इसीलिए निजाम बनाया जाता है। निजाम अच्छों के लिए नहीं है, क्योंकि निजाम तो बुरों के लिए बनता है, क्योंकि अच्छे तो अच्छे हैं ही, वो तो कुछ गड़बड़ नहीं ही करेंगे। तो इसलिए आपका लाभ का पद जो व्यक्ति धारण करेगा वो गवर्नमेंट के अधीन लाभ का पद धारण कर रहा होगा, इसलिए उसका हित और उसका कर्तव्य ये संघर्ष की दशा में आएंगे, क्योंकि वो अकेला व्यक्ति होगा जिसे गवर्नमेंट के कार्यों पर नियंत्रण स्थापित करना होगा, और वो नहीं करेगा क्योंकि वो बुरा आदमी है। और ये देश की सर्वोच्च संस्थाओं के बारे में बात चल रही है, इसलिए यहां 102 सबसेक्शन 1 कह रहा है कि लाभ का पद उसे धारण नहीं करना चाहिए। लाभ का पद मीनिंग देयर बाय लाभ थोड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा, मतलब नहीं। आपका 10 ही रुपए का लाभ हो रहा तो ये तो व्यक्ति की कृपणता की बात है। कोई 10 रुपए इसे कमाने के लिए तुम्हारा हजारों का नुकसान कर देगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा 1000 का नुकसान होगा, उसे सिर्फ 2 रुपए का फायदा होगा, उसे इससे फर्क ही नहीं पड़ता। आदमी की नीचता किस लेवल की होगी इसका कोई अंदाजा नहीं। और शायद महापुरुष ही जानते हैं कि तुम बेहद नीच हो, इसीलिए उन्होंने ये बातें रखी है कि यहां 1 दोगे वहां 10 मिलेगा, क्योंकि वो जानते हैं कि तुम्हारी प्रवृत्ति हिसाबी किताबी है। तुम्हें अगर ये विश्वास नहीं दिलाया गया कि अगर गरीब को 1 रुपए का दान करोगे तो वहां ईश्वर तुम्हें 10 रुपए देगा, तब तक तुम गरीब को 1 रुपए का दान करोगे ही नहीं, ठीक है ना? इसलिए तुम्हें यह एहसास दिलाया गया है। अन्यथा एहसास यह भी दिलाया जाता है तेरा तुझको अर्पण, कहते तो यह भी है। तो अगर यह भाव आ गया कि तेरा तुझको अर्पण, तो फिर 1 का 10 इसका हिसाब लगाने की जरूरत ही नहीं, मेरा है ही नहीं, मेरा है ही नहीं, ये तो ईश्वर का है और ईश्वर के ये भी है, इनकी जरूरत इन्हें मिलना चाहिए, मेरी जरूरत मुझे मिलना चाहिए, फिर तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन ये हिसाब किताब इसीलिए रखा गया क्योंकि मालूम है कि आप नहीं करने वाले कुछ भी। तो लाभ कितना हो रहा है इससे मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो व्यक्ति की अपनी अपनी नीचता है, वो कितना लाभ के लिए कितना नुकसान करेगा। कोई बड़े लाभ के लिए, ठीक है, और कोई छोटे से लाभ के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान ये करने को राजी। कुछ लोग आपको ये कहते मिलेंगे कि रिश्वत लो तो इतनी लो कि जेल जाते भी अच्छा लगे। 1000 की रिश्वत क्या, और कई 1000 रुपए की रिश्वत ये भी लेते हैं। आप ही कहते हो अरे इतनी बड़ी पोस्ट पर है 10 रुपए ले रहे, तो व्यक्ति की नीचता का सवाल है, इसलिए रखा गया लाभ का पद धारण नहीं करेंगे। लाभ कितना जुड़ा है इससे मतलब नहीं है, 1 रुपए का लाभ होता हो, लेकिन लाभ हो रहा है ये डिसाइडिंग फैक्टर है। यानी 102 सबसेक्शन 1 3-4 बातें कहता है। पहली चीज पद होना चाहिए, और पद का मतलब यह हुआ हैसियत से व्यक्ति से स्वतंत्र होना चाहिए। व्यक्ति मरणशील है, वो तो मर भी जाएगा, लेकिन इसके बाद भी पद अक्षुण रहना चाहिए, पद में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। देयर शुड बी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मीनिंग देयर बाय देयर शुड बी ऑफिस, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर शुड बी ए ऑफिस विच इज होल्ड बाय समवन। और इसका मतलब ये होगा कि जो होल्ड कर रहा है वो न भी रहे तो भी ऑफिस रहेगा।
जैसे इंग्लैंड में हमने आपसे कहा था कि कहते हैं राजा मर गया राजा चिरायु हो। जब राजा मर ही गया तो राजा चिरायु कैसे होगा? लेकिन राजा मर भी जाएगा तो भी राजा चिरायु होगा, क्योंकि जो राजा मरा है वो व्यक्ति है, और जिस राजा के चिरायु होने की बात हम कर रहे हैं वो संस्था है, संस्थान है, इंस्टीट्यूशन है, ऑफिस है, वो रहेगा। एडवर्ड सप्तम बनेंगे तो एडवर्ड अष्टम आ जाएंगे, लेकिन राजा रहेगा। तो राजा मर गया राजा चिरायु हो, तो देयर शुड बी ऑफिस, ऑफिस होना चाहिए। कानून आसान नहीं है और बहुत मजेदार और आसान भी है। यदि आपकी वृत्ति जिसे कहते हैं ना बाल की खाल निकालने की है, और इसीलिए कहा भी जाता है कि तुम तो वकीलों की तरह बाल की खाल निकालते हो। आप कहते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मीनिंग देयर बाय देयर शुड बी ऑफिस, और फिर वो ऑफिस गवर्नमेंट के अधीन होना चाहिए। ऑफिस है गवर्नमेंट के अधीन नहीं है तो भी मतलब नहीं है। अधीनता पैदा कहां से होती है इस पर बात करनी पड़ेगी। कोई किसी के अधीन दिखता है इससे नहीं फर्क पड़ता है। अधीनता पैदा होती है जब आपको किसी हैसियत में नियुक्त करने का किसी को हक हो। उस हैसियत में जो काम आपको करने हैं उन काम को करने का तरीका यह बताने का हक किसी को हो, और उन कामों के परिणाम स्वरूप कुछ पैसा या अनुतोष ये प्रदान करने का किसी व्यक्ति को हक हो, और आपको उस हैसियत से हटाने का किसी को हक हो, तब आप किसी के अधीन होते हैं। अन्यथा आप किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करते। और इसीलिए कहा जाता है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है, इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र है, राष्ट्रपति स्वतंत्र है। उनकी स्वतंत्रता का और कोई आधार नहीं है, क्योंकि न तो उनकी नियुक्ति, न उनके कार्यों के संचालन का तरीका, न उन्हें उनके पद से हटाया जाना, और न उनके वेतन भत्ते अर्थात उन्हें जो रिवार्ड मिलेगा उस पद पर काम करने के परिणाम स्वरूप, उसमें से कुछ भी गवर्नमेंट के पास नहीं है। इसीलिए उन्हें इंडिपेंडेंट कहा जाता है। इंडिपेंडेंसी ऊपर से पैदा नहीं होती, ऊपर से गिरती नहीं है। कुछ फैक्टर्स हैं, जब वो मौजूद होते हैं तो व्यक्ति को इंडिपेंडेंट कहा जाता है। आप कहते हैं हम स्वतंत्र हैं, क्यों? क्योंकि आपको कोई नहीं बता सकता कानून के सिवाय कि आप क्या करेंगे। यानी कानून की सीमा में रहते हुए आप कुछ भी करने को स्वतंत्र हैं। कोई आप पर नियंत्रण नहीं रखता, आपके कार्यों को करने का तरीका नहीं बताता, इसलिए, और जब बताएगा तो आप परतंत्र हैं, जो बताएगा उसके। तो हित और कर्तव्य इसके भी संघर्ष पैदा ना हो, इसलिए दशा है कि लाभ का पद धारण नहीं करोगे। किसके? गवर्नमेंट के अधीन। तो इसका मतलब यह हो सकता है कि आप गवर्नमेंट के अधीन किसी हैसियत को धारण कर रहे हो, लेकिन वो पद नहीं है, इसलिए नहीं माना जा सकता। चलिए गवर्नमेंट के अधीन भी है, पद भी है, किंतु लाभ नहीं ले रहे हो, इसलिए आप उस पद पर रहते हुए भी संसद का सदस्य होने के अयोग्य हो, यह नहीं कहा जा सकता। और 102 सबसेक्शन 1 यह कह रहा है कि व्यक्ति संसद का सदस्य होने के अयोग्य होगा, मीनिंग देयर बाय यू कांट फाइल द नॉमिनेशन पेपर इवन बट यू हैव फाइल्ड। ठीक है, ये स्थिति हो सकती है, आपको कत्ल नहीं करना चाहिए लेकिन आप करते। स्थिति यह हो सकती है कि एक भला आदमी है, उसने पढ़ा 102 सबसेक्शन 1 को और कहा कि भाई हमें ये निर्योग्यता है, हम लाभ का पद गवर्नमेंट के अधीन धारण करते हैं, इसलिए आई विल नॉट, ठीक है, फाइट द इलेक्शन फॉर द पार्लियामेंट। लेकिन ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो लाभ का पद धारण करते हो लेकिन फिर भी इस बात को छुपा लें और संसद के सदस्य हो जाएं, उनसे निपटने की व्यवस्था रखनी पड़ेगी। और यदि ऐसा करेंगे तो उनका दावा यह होगा कि वो लाभ का पद धारण नहीं करते,
अव्वल तो उनका दावा ये होगा पद नहीं है, फिर आप वो ये दावा करेंगे लाभ का नहीं है, फिर वो ये दावा करेंगे सब गवर्नमेंट के अधीन नहीं है। देयर में बी सेवरल क्लेम्स। और सही स्थिति क्या है, वो लाभ के पद पर है, या ये भी हो सकता है ये झूठ कह रहे हैं कि लाभ के पद पर है, वाकई वो ना हो। बट देयर इज अ डिस्प्यूट। इन दिस केस देयर विल बी ए डिस्प्यूट। तो इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने का जो तरीका होगा, कोर्ट केस, न्यायालय के माध्यम से डिस्प्यूट सॉल्व होंगे और इलेक्शन पिटीशन फाइल होगी कि लाभ का पद है या नहीं है। फाइल हुए हैं इलेक्शन पिटीशन। इलेक्शन पिटीशन सबसे पहले है, उनमें यह डिसाइड किया गया है कि अगर किसी ने कोई हैसियत धारण कर रखी लेकिन पद नहीं है, वो जैसे कोई सरकारी वकील है, कोई गवर्नमेंट से परमिट लाइसेंस ये लिए हुए है, तो उसे हम लाभ का पद गवर्नमेंट के अधीन ये नहीं मान सकते। लेकिन जया बच्चन, हमने कहा ना, जितने आप बड़े बड़े नाम सुनते हो, यही वो लोग हैं जिन्होंने हर प्रकार की बदतमीजी ये की है। कोई बड़े नहीं है, कोई बड़े नहीं है। पता नहीं आप इन्हें बड़ा क्यों मानते हैं। जया बच्चन वही है जिनकी वजह से लाभ के पद इस शब्द को इतना व्याख्यायित करना पड़ा है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे रामकृष्ण हेगड़े, दो लोग हैं जिन्होंने बड़ा अप्रतिम योगदान इस सारी चीज में दिया। और तीसरे 2006 में मनमोहन सिंह लेड मिनिस्ट्री है जिसने इस क्षेत्र में बड़ा अतुलनीय योगदान किया है। तभी हम कहा करते एक बार पढ़िए तो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, आपको असलियत समझ में आ जाएगी उनकी जो संविधान बचा रहे हैं। जया बच्चन ये चुनाव लड़ी और ये निर्वाचित हो गए, अभी भी है राज्यसभा में। अभी उपराष्ट्रपति को समझा रही थी एक दिन, तो उपराष्ट्रपति ने उन्हें हड़का के रख दिया था। यही बता रहे थे कि वी आर आर्टिस्ट, तो उन्होंने कहा तुम होगी आर्टिस्ट, यहां मर्यादा के साथ आचरण करो, यहां कुछ नहीं। ये चुनाव लड़ी और जीती हैं। ये उस समय उत्तर प्रदेश फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष थी। उत्तर प्रदेश फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष होने के बाद इन्होंने राज्यसभा का चुनाव लड़ा और राज्यसभा की मेंबर हो गई। 102 इसके अंतर्गत पिटीशन फाइल हुई। ऐसा नहीं हुआ कि इन्होंने कॉन्टेस्ट न किया हो, इन्होंने कॉन्टेस्ट किया और कहा कि हम पद पर नहीं है, पद पर है भी अगर तो लाभ का पद नहीं है, लाभ का पद भी है तो गवर्नमेंट के अधीन नहीं। तीनों तर्क इनके काउंटर हुए, तीनों तर्क काउंटर हुए। ये माना गया कि आप इस पर हैं वो लाभ का है। क्यों? इस पद पर बने रहने के लिए जो कुछ आपको मिल रहा है वो उससे ज्यादा है जो कुछ आप इस पद के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए कर रही हो। अब आप जरा ये भी सोचें, वो किसकी पत्नी है? जो महानायक देश के कहे जा रहे हैं, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। वो फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष ही नहीं, चलो आदमी पद तो प्रतिष्ठा के लिए भी स्वीकार कर लेता है, मतलब पद के पीछे हमेशा पैसा नहीं होता, पद के पीछे प्रतिष्ठा ये भी होती है, लेकिन ये प्रतिष्ठा के लिए नहीं है, क्योंकि होती तो ऑनररी अध्यक्ष बनती। एक और मुकदमा है दिव्य प्रकाश, उसमें एक एमएलए हिमाचल प्रदेश के, उनके निर्वाचन को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि वे हिमाचल स्कूल बोर्ड के अध्यक्ष, और यह लाभ का पद है और सरकार के अधीन। गौर माना कोर्ट ने, यस ये लाभ का पद है और सरकार के अधीन है, दोनों बातें मानी। लेकिन कहा था कि नहीं, इनका निर्वाचन अवैध नहीं है, इसलिए कि ये लाभ के पद पर हैं, लेकिन इनने लाभ लिया नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है, हम लाभ के पद पर हैं लेकिन अपने पैसे ये खर्च कर रहे हैं। हमें याद आता है कि अरुण जेटली, लोग वकीलों को खराब कहते हैं,
अरुण जेटली सारी पॉलिटिकल पार्टीज में अकेले ऐसे आदमी हैं जिन्होंने जीवन में कभी भी किसी भी पार्टी के काम में हिस्सा लेने के लिए पार्टी पर, ठीक है, कोई बिल ये चार्ज किया ही नहीं और हमेशा हेलीकॉप्टर से चले। उनका कहना था हम सक्षम इतने हैं, हमें क्या जरूरत है। जैसे पार्टी ने उनकी सभा लगाई कन्याकुमारी तो हेलीकॉप्टर से ही गए, लेकिन हेलीकॉप्टर का पैसा पार्टी से नहीं लिया। ठीक है, तो ऐसे लोग हैं। तो कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि नो डाउट ये पद जो हिमाचल स्कूल बोर्ड का पद है ये लाभ का है, गवर्नमेंट के अधीन है, लेकिन इस व्यक्ति का चुनाव अवैध नहीं। क्यों रखा काय के लिए? पर्पजिव कंस्ट्रक्शन होगा कानून का। कानून का कंस्ट्रक्शन के लिए कंस्ट्रक्शन नहीं होता, पर्पजिव होगा। ये रखा काय के लिए? इसलिए रखा ना कि आदमी के कर्तव्य और हित संघर्ष की स्थिति में ना आए। इसका संघर्ष की स्थिति नहीं आ सकती क्योंकि ये पद पर तो है लेकिन कोई लाभ नहीं लेता। दूसरी ओर जया बच्चन है जिन्हें कुली में जिनके पति को देखकर मार, आप लोग बड़े भावुक हो जाते हैं कि साहब जो है जाने क्या कर दिया, ठीक है, जाने कितने ये भले आदमी हैं। दूसरी ओर ये है, इनका चुनाव अवैध घोषित किया सुप्रीम कोर्ट ने और इन्होंने कॉन्टेस्ट किया। ऐसा नहीं हुआ इन्होंने कॉन्टेस्ट नहीं किया, कोर्ट ने डिसाइड किया कि नहीं ये लाभ का पद है, क्योंकि वॉट एवर यू आर रिसीविंग फ्रॉम द गवर्नमेंट that is in excess of that which you are spending, ठीक है, वो इन एक्सेस है, इसलिए लाभ का पद है। लाभ कितना होगा इससे मतलब ही नहीं है, कम हो रहा ज्यादा हो रहा है इससे लेना ही देना नहीं। और दूसरा एक पद भी है फिल्म विकास निगम उत्तर प्रदेश, और तीसरी बात ये गवर्नमेंट के अधीन भी है। लेकिन इसके बाद असल कहानी तो इसके बाद शुरू होती है। जया बच्चन डिस्क्वालीफाई हो गई, लेकिन आर्टिकल देखें, आर्टिकल क्या कहता है? आर्टिकल कहता है यदि वह भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन ऐसे पद को छोड़कर जिसको धारण करने का निरंकित न होना संसद ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई लाभ का पद धारण करता है। यानी आप कोई लाभ का पद धारण करते भी हैं और सरकार के अधीन ही धारण करते हैं, यानी आप जिस पद पर हैं वो लाभ का भी है, पद भी है और सरकार के अधीन भी है। लेकिन अगर संसद ने विधि द्वारा यह घोषित कर दिया कि वो लाभ का पद नहीं है, या ये घोषित कर दिया कि वो यद्यपि लाभ का पद है फिर भी इस पद पर रहने वाले लोगों को सदन की सदस्यता के अयोग्य नहीं माना जाएगा, तो नहीं माना जाएगा। ये बात क्यों रखी? इसलिए रखी है, इसलिए रखी है। हर चीज सोचनी चाहिए क्यों रखी है। निरंकुश शक्तियां देना कभी उद्देश्य नहीं हो सकता कानून का। ये बात इसलिए रखी गई क्योंकि आज सोशल वेलफेयर स्टेट है और सोशल वेलफेयर स्टेट में गवर्नमेंट को बहुत सारे काम करने हैं। उसे लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान ये भी रखना है, लोग अच्छी शिक्षा गुणवत्ता युक्त पाएं ये भी गवर्नमेंट का ही काम है। लोगों का स्वास्थ्य यानी मल्टीफेरियस एक्टिविटीज, विचार, ठीक है, पर मस्ट बी परफॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट। मल्टीफेरियस एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए उसे विभिन्न योग्यताओं और कुशलताओं से, ठीक है, संपन्न व्यक्ति चाहिए। अगर वकीलों पर अनुशासन स्थापित करना है या वकीलों की समस्याओं का समाधान करना है, दोनों काम गवर्नमेंट के ही है, तो उसे वकील ही चाहिए। वो कोई बॉडी बनाएगी और वकील को बैठा लेगी। अब जिस वकील को आप अपॉइंट करेंगे वो 24 घंटे वकालत तो कर नहीं पाएगा। हमारा सवाल ही यही हुआ करता है जब मुवक्किल फीस के लिए कहते हैं कि भाई आप ऐसी दुकान हमें बता दो जहां से कपड़ा हमें फ्री मिल जाए, गेहूं हमें फ्री मिल जाए, बच्चों की फीस हमें मिल जाए, तो हमें क्या जरूरत है पैसे की।
लेकिन जब सब कुछ हमें खरीदना ही है तो मेरी मजबूरी मानो कि हमें आपकी परेशानी से ही रोजगार मिलता है। ये हमारा दुर्भाग्य हो सकता है, लेकिन अब हम करें भी क्या भाई, हमें करना तो पड़ेगा ही। जब हम 8 घंटे 10 घंटे वकालत करेंगे तो उसके बाद सोना तो हमें भी है, आराम तो चाहिए, तो हम अन्य कोई काम तो कर नहीं पाएंगे। जब अन्य काम नहीं कर पाएंगे तो जीविकोपार्जन तो इसी से होना है, और जब इससे होना है तो ये भी सही है कि आप हमारे पास आएंगे परेशानी में ही, सुख में तो आएंगे नहीं। तो सवाल यह है कि हम करें क्या। ईश्वर ने हमें उस प्रोफेशन में रखा है जहां दूसरे की परेशानी ये हमारे रोजगार का साधन है, हम करें क्या। लेकिन हाँ, ये भी ठीक है कि इसका एक पक्ष ये भी है कि दूसरे की परेशानी को दूर करने की योग्यता उसने हमें दी है, इसके लिए भी उसका धन्यवाद। ये एक इसका दूसरा पहलू हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि भाई ठीक है, आपको ये ताकत दी गई कि आप जब चाहो ये घोषित कर सकते हो अमुक पद इस पर व्यक्ति है किंतु लाभ का नहीं समझा जाएगा। ये इसलिए रखा गया कि मल्टीफेरियस एक्टिविटीज ये संचालित करनी है। वकीलों की समस्याओं के समाधान और अध्ययन के लिए अगर कोई बॉडी गवर्नमेंट ने बनाई है, उसमें किसी वकील को अपॉइंट किया तो कुछ तो देना ही पड़ेगा उसे, भाई कुछ तो देना ही पड़ेगा। और जब आप कुछ देंगे तो वो लाभ की श्रेणी में जाएगा, लाभ की श्रेणी में ही जाएगा, क्योंकि आप उसे कुछ एक्सेस दे रहे हो, ठीक है, तभी तो घर चला पाएगा। अगर जितना आप दोगे उतना उस पद के कर्तव्यों के निर्वहन में ही खर्च हो जाएगा तो घर काहे से चलाएगा। ठीक है, कुछ तो एक्सेस देना ही पड़ेगा, और आप एक्सेस देंगे, आप ही अपॉइंट करेंगे, आप ही उसे काम बताएंगे, सारी बातें आप करेंगे, तो गवर्नमेंट के अधीन तो होगा, लाभ का पद धारण करेगा। लेकिन वो इतना अच्छा व्यक्ति है कि उसे संसद का सदस्य ये भी होना चाहिए, क्योंकि देश की सबसे बड़ी पंचायत है। उसकी योग्यता सिर्फ इस कारण से देश के उपयोग में ना आ पाए कि वो एक पर्टिकुलर बॉडी का अध्यक्ष हो गया है, ये भी अच्छी स्थिति नहीं होगी। तो दिस इज द एक्सेप्शनल सिचुएशन इन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज गोइंग टू प्रोवाइड ए राइट टू द लेजिस्लेचर दैट दे मे डिक्लेयर by their act that no doubt someone is holding such a post which is beneficial in nature. After that he will not be eligible, he will not be uneligible to be a member of parliament. ठीक है, तब उस दशा के लिए ये पोस्ट रखी गई, क्योंकि मल्टीफेरियस एक्टिविटीज को गवर्नमेंट को संचालित करना है। लेकिन जो अधिकार का सदुपयोग करते हैं वे अच्छे व्यक्ति कहलाते हैं, और जो अधिकार का दुरुपयोग करते हैं वे बुरे व्यक्ति कहलाते हैं। 2006 में जया बच्चन के लिए इस अधिकार का दुरुपयोग किया गया, और जया बच्चन के लिए नहीं किया गया। उस समय संसद के सत्तारूढ़ दल के मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, जो बड़े साफ नीट एंड क्लीन थे, मिस्टर क्लीन थे। उनकी सरकार में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो लाभ के पदों पर थे। तब पार्लियामेंट ने इस ताकत का इस्तेमाल किया, और देखें यहां क्या लिखा है, संसद विधि बनाकर। संसद विधि बनाकर यह नहीं लिखा है कि संसद विधि बनाकर किसी पद को, लाभ का पद होते हुए उसके धारक को संसद की सदस्यता के अयोग्य न होने का प्रावधान कर सकेगी, किंतु यह विधि भविष्यलक्षी प्रभाव से लागू होगी, ऐसा नहीं लिखा है। भूतलक्षी प्रभाव से भी यह विधि लागू हो सकती है, ठीक है। और विधियों का भूतलक्षी प्रभाव से लागू होना और भविष्यलक्षी प्रभाव से लागू होना, हम उम्मीद करते हैं आपको पता होगा, लेकिन फिर भी बता देना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि अगर न पता हुआ तो बात की जिस्ट चली जाएगी, बात क्लियर नहीं होगी। विधि भविष्यलक्षी प्रभाव से लागू हो रही, मीनिंग देयर बाय आज बनी तो आज के बाद उस विधि के मुताबिक काम होगा, इसे विधि का भविष्यलक्षी प्रभाव कहते हैं। और आज बनी किंतु इसे हमने 1970 से लागू कर दिया कि इस विधि के मुताबिक कामों का मूल्यांकन अर्थात उनके कानूनी अथवा गैर होने का निर्धारण 1970 से किया जाएगा।
तो बिजली का भूतलक्षी प्रभाव उत्पन्न किया गया है, यह कहा जाता है। आपराधिक विधियों का भूतलक्षी प्रभाव नहीं हो सकता, यह अनुच्छेद 20(1) में गारंटीड कर दिया गया, लेकिन सिविल लॉज इन्हें भूतलक्षी प्रभाव से अधिनियमित नहीं किया जा सकता, यह नहीं लिखा है। और इसी का लाभ उठाया, इसी का लाभ उठाया और संसद ने कानून बनाया और उस कानून में पदों का जिक्र कर दिया। ठीक है, यानी अब देखिए संसद की शक्ति समझ लें 102(1) के संबंध में। जनरली कोई पद लाभ का पद है, सरकार के अधीन है या नहीं है, इसे निर्धारित करने का हक न्यायालय का है। न्यायालय तय करेगा, क्योंकि आपका संविधान के निर्वचन की ताकत ये न्यायालय को है, तो न्यायालय तय करेगा लाभ का पद कौन सा है। और अगर न्यायालय तय करता है कि लाभ का पद है, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। यानी देयर इज ए जनरल डिस्क्वालिफिकेशन कि लाभ का पद अगर धारण करेगा तो डिस्क्वालीफाई है। लाभ का पद है या नहीं ये कोर्ट तय करेगा। लेकिन जो भी लाभ के पद हैं उनमें से कुछ को संसद ये कह सकती कि लाभ के पद है, लेकिन इसका धारक संसद की सदस्यता के अयोग्य नहीं होगा, ये कह सकती है। ब्रिटेन में उल्टा है। ब्रिटेन में उन्होंने एक अधिनियम पारित कर रखा है, उसमें बता रखा है कि ये लाभ के पद हैं तो केवल उन्हें धारण नहीं करना चाहिए, बाकी आप योग्य हैं। यहां बताया नहीं है, यहां बताया नहीं है। यहां लाभ का पद अगर आप धारण कर रहे हैं तो अयोग्य होंगे, और लाभ का पद आप धारण कर रहे हैं या नहीं ये निर्धारित कोर्ट करेगा। और फिर अगर संसद कोई अधिनियम पारित करके कह देती कि आपके द्वारा धारित पद लाभ का पद नहीं है, तो आप भी डिस्क्वालीफाई होने से बचेंगे, और आगे जो लोग उस पद को धारण करेंगे वो भी संसद की सदस्यता के अयोग्य नहीं समझे जाएंगे। इसी फ्लॉ का उपयोग किया गया 2006 में। और फिल्म विकास निगम का अध्यक्ष पद लाभ का पद होते हुए भी ऐसा नहीं माना जाएगा कि उसका सदस्य, उसका अध्यक्ष संसद की सदस्यता के अयोग्य होगा। और इस ढंग से जया बच्चन सहित 45 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सदस्यता को बचाया गया। ठीक है ना। और आज संविधान बचा रहे हैं, आज संविधान बचा रहे हैं। ठीक है ना। संविधान तो बदल ही नहीं सकता। और संविधान का अर्थ क्या है? रूल ऑफ लॉ का स्पिरिट ऑफ द लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब रूल अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं है, तो रूल अकॉर्डिंग टू स्पिरिट ऑफ द लॉ है। आपको पहले भी कहा हमने। और स्पिरिट ऑफ द लॉ ये है कि मल्टीफेरियस एक्टिविटीज, और ये हम नहीं कह रहे, रामकृष्ण हेगड़े कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे, जो आज जनता दल आप देखते हो, इसके जो प्राइमरी तौर पर जनता दल बना था उसको गठित करने वाले लोगों में से एक थे। उन्हें प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग का अध्यक्ष उपाध्यक्ष बना दिया था। योजना आयोग का अब तो उसे नीति आयोग कहते हैं। पहले योजना आयोग होता था, जो आज नीति आयोग है, ये पहले योजना आयोग। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे और इसका उपाध्यक्ष कोई भी हो सकता था। जैसे आज भी नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं और उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया कुछ समय पहले थे, अब कोई और होगा, या हो सकता वही हो, क्योंकि जीएस में मेरी बहुत रुचि नहीं है। तो आपका योजना आयोग के उपाध्यक्ष कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहते हुए रामकृष्ण हेगड़े को बनाया गया। उसके साथ बहुत सारे लाभ भी जुड़े हुए थे। सवाल वही उठ गया कि सरकार के अधीन है, लाभ का पद है, इसलिए ये कर्नाटक विधानसभा के सदस्य होने के अयोग्य हैं, और कर्नाटक विधानसभा के सदस्य होने के अयोग्य है तो मुख्यमंत्री नहीं हो सकते। ठीक है। अब सवाल ये पैदा हुआ, इसमें कोर्ट का डिसीजन तो ये था कि रामकृष्ण हेगड़े का पद लाभ का पद नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें बताई थी और उसमें यह कहा था कि चूंकि मल्टीवेरियस एक्टिविटीज आज गवर्नमेंट को परफॉर्म करनी पड़ती हैं, इसलिए लाभ का पद डिसाइड करते समय
बहुत चीजों को देखना चाहिए। अगर कोई पार्शली इम्पार्शली गवर्नमेंट से कोई लाभ ले रहा है तो बहुत जल्दबाजी में उस लाभ का पद घोषित नहीं करना चाहिए, सीरियसली देखना चाहिए। ठीक है, और ये जो बात रखी गई संसद विधि द्वारा घोषित कर सकती है कि अमुक पद लाभ का पद है, फिर भी इसका धारक संसद की सदस्यता के अयोग्य नहीं होगा, ये इसीलिए रखा गया क्योंकि मल्टीफेरियस एक्टिविटीज है, सोशल वेलफेयर स्टेट। ठीक है, कुल मिलाकर जो जया बच्चन ये लीडिंग अथॉरिटी है जो आज काम में आती है, और इस जया बच्चन में डिसाइड किया गया कि लाभ का पद गवर्नमेंट के अधीन तब मानेंगे जब गवर्नमेंट उस व्यक्ति को उस पद पर नियुक्ति की ताकत रखती है, वहां से हटाने की ताकत रखती है, उसे उसके पदों के कर्तव्य के निर्वहन के परिणाम स्वरूप जो वेतन आदि देना हो वो गवर्नमेंट देती हो, और वो गवर्नमेंट का ही काम करता हो, यानी गवर्नमेंट के नियंत्रण में काम करता हो। इनमें से कोई एक फैक्टर या सारे फैक्टर उपस्थित हो तो उसे लाभ का पद मानेंगे। लेकिन जो आगे केस लॉज आए हैं उसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर ये सारे फैक्टर मौजूद हैं तब तो बात ही अलग हो गई, लेकिन अगर एक आध फैक्टर मौजूद भी है तो फिर पद का सत्य स्वरूप ये देखना चाहिए और उसे देखकर तय करना चाहिए ये लाभ का पद है या नहीं है, और अगर है भी तो सरकार के अधीन है या नहीं। जैसे उन्होंने कहा कोई स्टैट्यूटरी बोर्ड है, स्टैट्यूटरी बोर्ड मीनिंग देयरबाय जिसका जन्म स्टैट्यूट से हुआ, जैसे LIC, जैसे भारत संचार निगम, जैसे रोहिलखंड विश्वविद्यालय। अब रोहिलखंड विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर अपॉइंट तो गवर्नमेंट से होगा, लेकिन इसके बाद भी वो गवर्नमेंट के अधीन नहीं है, उसे कार्य करने की शक्ति उसका गठन करने वाले अधिनियम में है, ठीक है, दी गई है और उसी के मुताबिक वो काम करता है। तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही, सिर्फ ये डिसिसिव फैक्टर नहीं हो सकता, हमें यह भी देखना पड़ेगा कि बाकी स्थिति क्या है। सब मौजूद है तब तो बात ही अलग हो जाएगी, भाई सब भी मौजूद है तब तो लाभ का पद मानना ही पड़ेगा और सारी चीजें माननी पड़ेंगी। लेकिन अगर सिर्फ एक चीज मौजूद है, जैसे एक व्यक्ति के बारे में सवाल उठा कि वो नगर पालिका का मेंबर था, नगर पालिका कर्मचारी था, और उसके बाद वो चुन लिया गया MLA, सवाल उठ गया। तो कोर्ट ने कहा ये ठीक है कि नगर पालिका जब किसी को नौकरी देती है तो उसका अप्रूवल स्टेट गवर्नमेंट से लेना है, जब हटाती है तो भी अप्रूवल स्टेट गवर्नमेंट से लेना है। लेकिन एक्चुअली वो नगर पालिका का कर्मचारी, क्योंकि वही इस ढंग से सोशल वेलफेयर स्टेट में हम सबको अनएलिजिबल करने लगेंगे तो फिर लाएंगे कहां से। तो उन्होंने कहा गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल उस पर है, ये नहीं कहा जा सकता। और उनका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए तो ये शर्त रखी गई है, अभी हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होने के लिए पदों की योग्यताएं, तो वो कहते हैं वहां तो ये शर्त है कि गवर्नमेंट के अधीन वाली किसी संस्था इसका भी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां शर्त यह कि गवर्नमेंट के अधीन जो ठीक है हो, गवर्नमेंट के अधीन लाभ का पद ये ना हो, गवर्नमेंट के अधीन की संस्था के अधीन भी नहीं होना चाहिए, ये शर्त ही नहीं है यहां। इसलिए इसको ये भले ही गवर्नमेंट का कंट्रोल इस पर है लेकिन इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, इसलिए इसे लाभ के पद पर हम नहीं मानेंगे। ठीक है, तो देयर आर सेवरल केस लॉज, बहुत सारे केस लॉज आपकी किताबों में नोट है, लेकिन उसका जो लब्बो-लुआब है वो लब्बो-लुआब ये है कि लाभ का पद इसे निर्धारित करते समय और गवर्नमेंट के अधीन लाभ का पद, जैसे उनका बेसिक स्कूल का टीचर ये लाभ का पद धारण करता है, दिखाई देता है कि ये बेसिक एजुकेशन के लिए जो कमीशन शायद बना हुआ है, ठीक है, बेसिक शिक्षा परिषद, हाँ बेसिक शिक्षा परिषद, इसका कर्मचारी ये दिखाई देता है। लेकिन कानून हमेशा तत्व में देखता है, प्रारूप में नहीं। ये सीधे
गवर्नमेंट का कर्मचारी दिखाई दे, फिर भी हो सकता है गवर्नमेंट का कर्मचारी ना हो, स्टैट्यूटरी बोर्ड का कर्मचारी है। स्टैट्यूटरी बोर्ड में कर्मचारी नियुक्त करने का हक गवर्नमेंट के पास है, ठीक। तो स्टैट्यूट देखने से ऐसा लगता है वो गवर्नमेंट का कर्मचारी है। जैसे LIC का चेयरमैन है, अपॉइंट गवर्नमेंट करेगी, लग सकता है वो गवर्नमेंट का कर्मचारी है। वाइस चांसलर अपॉइंट गवर्नमेंट करेगी, लग सकता है, लेकिन अपने कार्यों में वो स्वतंत्र है, उसे कार्य करने की शक्ति कौन दे रहा है? इंस्टीट्यूट। तो दिख क्या रहा है इससे मतलब नहीं, हो क्या रहा है, इनफैक्ट क्या है, ये देखा जाएगा। तो उनका बेसिक स्कूल का टीचर है, दिखता बेसिक शिक्षा परिषद का कर्मचारी है, लेकिन तनख्वाह कौन दे रही? गवर्नमेंट। हटाएगी कौन? गवर्नमेंट, ठीक है। आप काम करने का तरीका कौन बताएगी? गवर्नमेंट। अगर उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन हो कौन लेगा? गवर्नमेंट के अधिकारी। तो उन्होंने कहा जा रहा है खाली ये बेसिक शिक्षा परिषद का कर्मचारी है, इनफैक्ट तो ये गवर्नमेंट का कर्मचारी है और लाभ का पद धारण कर रहा है, तो ये अनएलिजिबल है। तो 4-5 चीजें देखी जाएंगी। कार्य करने के तरीके पर नियंत्रण क्या गवर्नमेंट का है? क्या अपॉइंट गवर्नमेंट कर रही? क्या तनख्वाह गवर्नमेंट दे रही? क्या हटाने का हक गवर्नमेंट को है? ये सारी चीजें देखी जाएंगी। इनमें से कोई एक चीज मौजूद भी है लेकिन शेष मौजूद नहीं है, तो एक चीज के मौजूद रहते भी वो गवर्नमेंट के अधीन लाभ का पद धारण करता है, ये हो सकता नबी स्थिति हो। हाँ, एक चीज समझ लेंगे, सरकार का मंत्री है, संसद का सदस्य है, ठीक है, आपके ब्लॉक प्रमुख, जिला परिषद के मेंबर, नगर पालिका अध्यक्ष, ये सारे लाभ के पद नहीं है। यद्यपि इनमें से कई को अपॉइंटेड नहीं, जैसे मिनिस्टर गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड है, लेकिन मूलतः वो विधायिका का सदस्य है। और विधायिका के सदस्य के रूप में, क्योंकि अगर विधायिका का सदस्य नहीं तो मिनिस्टर हो ही नहीं सकता, ज्यादा ज्यादा 6 महीने हो सकता है, ठीक है। तो इनको, ये जो संसद के सदस्य हैं, उनके वेतन भत्ते सरकार थोड़ी देती है, तो भारत की संचित निधि से निकल कर आएंगे। तो सवाल ये है कि ये गवर्नमेंट के अधीन लाभ का पद धारण नहीं कर, गवर्नमेंट के अधीन। दिक्कत ये होती है कि जो आम आदमी, वो गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर में फर्क ही नहीं करता, इसलिए वो लेजिस्लेचर के मेंबर गवर्नमेंट समझता है। गवर्नमेंट का कर्मचारी बात अलग है, विधायिका अलग है। गवर्नमेंट का तो गठन ही अनुच्छेद 51 से शुरू होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वो कार्यपालिका शासन का प्रमुख होगा, वो तो 51 से शुरू होगा और 78 तक आएगा। और विधायिका 79 से शुरू हुई है, 79 से शुरू है, और कहां तक जाएगी? 122 तक जाएगी, 79 to 122। दीज आर द आर्टिकल्स which are related with the constitution functioning of the legislature। तो 102 सबसेक्शन 1, लाभ का पद ये धारण ना करें। अन्य प्रकार की निर्योग्यताएं भी हैं, लेकिन वे बड़ी आसान है और उन पर चर्चा 10 मिनट में हो जाती है। यही वो चर्चा है जो समय लेती है। इस पर हम लोगों ने आज बात कर ली, शेष चर्चा कल बात करेंगे।